हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हर संडे की तरह इस संडे भी मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूं जवाब। और आज की संडे कमेंट बॉक्स के सेशन में जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया था वो है कृष्णा ऊ मन्ना, ऐसा कुछ नाम था इनका, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्होंने पूछा था कि इनके पास 2000 BS6 की जो CB शाइन है होंडा की, वो गाड़ी है। और इन्होंने जब इसका फर्स्ट सर्विसिंग कंप्लीट हुआ था 3000 के आसपास किलोमीटर जब हुई थी, तब इन्होंने 10W30 का ऑयल डाला हुआ था मोटुल कंपनी का। उसके बाद कुछ 7600 7800 किलोमीटर चल चुकी है। और अब ये पूछ रहे कौन सा ऑयल इसमें अभी डालना चाहिए जो बेहतर रहेगा गाड़ी के परफॉर्मेंस के लिए और गाड़ी के जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसके लिए। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि इनकी जो डेली की रनिंग होती है वो 12-14 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास होती है। तो देखो कृष्णव जी, ऐसा है कि आपकी रनिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है, लगभग 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर, विच इज नथिंग, जो कि साइकिल पे भी कुछ लोग कर लिया करते हैं। तो आपके पास तो गाड़ी है और आपने ऑयल के बारे में पूछा है, तो ये 10W30 ग्रेड यही रखना है आपको। फिर चाहे आप मोटुल का डालो, कैस्ट्रॉल का डालो, या फिर होंडा का अपना आता है उसका डालो, या फिर किसी और कंपनी का डालो। प्रेफर अभी आपने मोटुल डाला है तो मोटुल भी मुझे लगता है बेहतर रहेगा। और ये आपका नॉर्मल ऑयल ही आपको इसमें डालना रहेगा, ना ज़्यादा हायर ग्रेड जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सेमी सिंथेटिक भी आप चलेगा, आप डाल सकते हो। फुल्ली सिंथेटिक की ज़रूरत फिलहाल मुझे नहीं लगता इसमें है, तो ऐसा है। और ग्रेड कभी भी चेंज मत करना, यानी कि 10W30 तो 10W30 ही आपको डालना रहेगा, उसमें 40-50 करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपकी 125cc सेगमेंट की गाड़ी है। और वो तो चलो ठीक है, लेकिन आपकी रनिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है, 40-50 किलोमीटर भी आपकी दिन में होती है, तब भी आपको यही ऑयल डालना है, इसमें कोई बदलाव मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नारायण नेले ऐसा कुछ है। नारायण जी ने मुझसे पूछा था कि प्लेटिना में अभी कार्बोरेटर आ रहा है, वो तो BS6 के साथ ही आ रहा था, उससे पहले भी आ रहा था वैसे। तो बाकी सभी गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्शन है, इसमें कार्बोरेटर है, तो इसे खरीदना फायदेमंद है या फिर नहीं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जहां तक मुझे याद है लास्ट संडे। देखो, ये कार्बोरेटर नहीं है, ये ई कार्बोरेटर है। फंक्शन लगभग आपके फ्यूल इंजेक्शन जैसे ही है, लेकिन इसमें एक फायदा आपको होगा कि जब आपकी गाड़ी अगर फ्यूल इंजेक्शन की गाड़ी है मान लो, और इधर आपकी EFI की गाड़ी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। यहां पे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि EFI और FI दोनों में फर्क है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं है। देखो, EFI ने जब बजाज ने ये इंट्रोड्यूस करा हुआ था अपनी 110 सेगमेंट की गाड़ियों में, इनफैक्ट 125cc गाड़ी में भी इसने इंट्रोड्यूस किया था बजाज ने। तो इसमें क्या था कि इन्होंने BS6 के सारे नॉर्म्स तो कंप्लीट कर लिए, जो एक FI करता है वो EFI भी करता है। मतलब सारे नॉर्म्स, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करना, गाड़ी की जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं उन सभी को कंट्रोल करना, इन्होंने कर लिया। और फिर इसमें अगर मान लो आपने EFI की गाड़ी ले रखी है, उसमें अगर काम आता है, कुछ बिगाड़ होता है, तो उसमें खर्चा आपका ज़्यादा लग सकता है, जबकि यहाँ पे आपकी कॉस्ट सेव हो सकती है। तो ये एक बेनिफिट रहेगा आपका कि अगर आपने EFI की गाड़ी ले रखी है, यानी कि जो आप प्लेटिना की बात कर रहे हो वो ले रखी है, तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। पेट्रोल यहाँ पे भी आपका पंप से ही जाता है, वहां पे भी पंप से जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। और दोनों में क्या फर्क है, मैं कह रहा हूं ज्यादा कुछ फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत है। लेकिन क्या फर्क है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उस वीडियो को देख सकते हो, EFI वर्सेस EFI, तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है MD अमजाद जी ने पूछा था। इन्होंने पूछा था कि इनको एक 125cc की गाड़ी लेनी है, सुपर स्प्लेंडर या फिर ESP 125, दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। देखो, ऐसा है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। तो क्या होता है ना, दोनों ही गाड़ियां बेहतर है, लेकिन दोनों में ही कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, और दोनों की ही अपनी अपनी कुछ खूबियां भी है। तो अगर आप देखो सुपर स्प्लेंडर की मैं बात करूं, तो सुपर स्प्लेंडर हाईवे पे अच्छी चलती है, सस्पेंशंस मैं कहूंगा शाइन के अच्छे हैं, ESP के अच्छे हैं, सॉरी थोड़े से। वही टायर ग्रिप जो है वो सुपर स्प्लेंडर की अच्छी है, जो रोड पे मैं जैसे कह रहा था अभी, ये स्टेबल चलती है थोड़ी हाई स्पीड में भी। लॉन्ग टाइम के लिए दोनों ही गाड़ियां बेहतर है। दोनों ही गाड़ियों के इंजन में कहूंगा अच्छे है। मेंटेन आपको थोड़ा सा ज्यादा मेंटेनेंस का ख्याल आपको सुपर स्प्लेंडर में रखना पड़ेगा, इसके इंजन में स्पेशली। तो लॉन्ग टर्म तक अगर आपको चलाना है तो टाइम टू टाइम ऑयल इसका चेंज करना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। शाइन की मैं अगर बात करूं, ESP की बात करूं, XP 125 जो होंडा की ओर से आती है,
इसका इंजन नो डाउट काफ़ी स्मूथ है, बेहतर है। इंजन से अभी तक कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नज़र नहीं आई हुई है बाकी लोगों द्वारा। तो इंजन उसका बेहतर है, लेकिन उसका जो रियर टायर है वो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पतला है, जो बारिश के दिनों में स्किड होते रहता है। ब्रेकिंग भी उसकी अच्छी है, दोनों की अच्छी है। डिस्क में दोनों में आपको डिस्क मिल जाती है। अब देखो, अगर आपका यूज़ विलेज वाले एरिया में ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ ओबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इतने अच्छे नहीं है, और हेवी यूज़ है आपका, हमेशा गाड़ी पे कुछ ना कुछ ढोते रहते हो, लेके जाते रहते हो, हेवी वेट आप गाड़ी पे रखते हो, तो ऐसे में मैं कहूँगा आप सुपर स्प्लेंडर ले लो। ये थोड़ी सी मजबूत गाड़ी मानी जाती है, हेवी गाड़ी मानी जाती है। और अगर आपका सिटी में ज़्यादा यूज़ होता है, साथ ही आपका थोड़ा बहुत हाईवे रन भी हो जाता है, और आप सिटी में रहते हो, हाईवेज पे ज़्यादा चलना होता है आपका, अप डाउन करते हो डेली की आप 50-70 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की, तो फिर ESP आप ले सकते हो। ये दोनों पर्पज़ में से आपको कौन सा पर्पज़ जो है मैच हो रहा है, उस हिसाब से आप इन दोनों में से कोई एक गाड़ी ले सकते हो। दोनों ही गाड़ियाँ बेहतर है। देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी गाड़ी को फ्लॉप होने के लिए नहीं बनाता है कि मेरी गाड़ी मार्केट में ना चले। वो हमेशा कॉम्पिटिटर्स को नज़र रखकर ही गाड़ियाँ बनाता है। अब ये भी एक कॉम्पिटिटर है होंडा उनका, तो उनकी जो 125 सीसी की गाड़ी है उसमें उससे बेहतर इसमें वो हीरो वाले क्या देने का ट्राई करेंगे, ये वो कोशिश करेंगे, और वो यही कोशिश होंडा वाले भी करेंगे। तो दोनों ही गाड़ियां मेरे हिसाब से बेहतर है, लेकिन जो पर्पस मैंने बताया उस हिसाब से आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सिंह जी ने पूछा था। इनके पास एक एक्टिवा है 4G, और जो उसका हैलोजन, उस वक्त हैलोजन लाइट आया करता था। हैलोजन जो लाइट है वो कहीं ना कहीं वीक है, तो इसमें वो LED का लाइट लगवाना चाहते हैं, तो क्या ये लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो। जैसे अपन घर का लाइट चेंज करते हैं, वैसे यहाँ पे भी करते हैं। कुछ एक मैकेनिज्म अलग होते हैं थोड़े से, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ना ही आपके मतलब LED लाइट लगाने से डेफिनेटली आपकी विजुअलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। बारिश के दिनों में LED लाइट जो है वो थोड़ा सा फैल जाता है रात के अंधेरे में, तो LED लाइट का वो कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट मैं कहूँगा होता है। वैसे तो हैलोजन भी फैल जाता है, यानी कि थोड़ा सा धुंधला सा नजर आ जाता है, लेकिन LED एक एडवांस मैं कहूँगा माना जाता है। आजकल बाकी गाड़ियों में भी वो आ रहा है, तो LED आप लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अच्छे से मैकेनिक के पास लगाना, ऐसे किसी अरे गहरे नत्तू गहरे के पास जाकर मत लगा लेना, क्योंकि उसमें भी कुछ मैकेनिज्म होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हर किसी को समझ में नहीं आती है। कुछ लोग होते हैं जो सीधा लाइट निकाल के लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर लगाते हैं। पिछला जो रिफ्लेक्टर है उसे भी क्लीन करके आप उसे लगा सकते हो, वो बेहतर रहेगा मैं कहूँगा। तो इस हिसाब से अगर आप जाओगे तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित गेमिंग जी का है। इन्होंने भी वही कंपैरिजन वाला सवाल पूछा था। इनको भी 125 सीसी में गाड़ी लेनी है, और इनके पास दो ऑप्शन इन्होंने रखे हुए हैं, एक SP 125 और एक जो है वो रेडर 125 TVS की ओर से। इन दोनों में कौन सी बेहतर रहेगी? देखो, TVS की रेडर जो है ये मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने चलाई है इसको और बाकी लोगों से भी सुना है, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बेहतर गाड़ी है। इसमें सस्पेंशंस अच्छे हैं इसके अलावा इसके जो टायर्स है वो TVS की ओर से आते हैं कुछ गाड़ियों में, तो उसकी जो ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी है हाईवे पे। इंजन का अभी तक इतना ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये नया इंजन है। वैसे 125 सीसी का इंजन इनके पास ऑलरेडी है, जिसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, जैसे आपका एनटॉर्क में आता है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा सा ऊपर नीचे जो टॉर्क और आपका पावर है उसको बढ़ा करके कम करके इसमें डाल दिया गया है। तो इस इंजन से हम पहले भी वाकिफ है, ऐसा कहने में कोई हर्जा नहीं है। ये इंजन काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। TVS की गाड़ियाँ ऑलवेज अच्छी होती है, बिल्ड क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है। तो ऐसा है कि आपका अगर ज़्यादा दूर जाना होता है, हाईवेज पे ज़्यादा घूमते और आप स्पीड के अगर शौकीन हो, कॉर्नरिंग भी आपको पसंद है, आप ले लेते हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, तो आप डेफिनेटली रेडर ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी स्मूथ राइडिंग है, चलाना एकदम 50 के ऊपर जाते नहीं, 60 के ऊपर जाते नहीं हो, पैनिक ब्रेकिंग आप लगाते नहीं हो, कॉर्नरिंग आप लेते नहीं हो, मतलब एक डिसेंट राइडर हो, तो फिर आप SP 125 ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो उसका रियर टायर चेंज करना SP का, तो कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर भी कई सारी मैं कहूँगा दिक्कतें आने शुरू हो जाएगी, जैसे कि चेन पॉकेट कहीं ना कहीं खराब होने लग जाता है धीरे धीरे, माइलेज कम होने लग जाता है धीरे धीरे। उसके बाद फिर जो आपका छोटा सा व्हील होता है, व्हील में अभी ऐसा कहूँ कि इंजन के अंदर जो लगा हुआ होता है, जो इंजन की पावर से चेन को देता है और फिर वो चक्का घुमाता है, का रियर व्हील घुमाता है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लग जाती है। तो कई सारे इश्यूज आपको तुरंत नहीं आएंगे, साल 1.5 साल 2 साल बाद ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये वाली रियर जो टायर है उसे चेंज ना ही करे तो बेहतर है।
जो पर्पजेस मैंने बताए दोनों गाड़ियों के अपने अपने, उनके हिसाब से आपको जो सही लगता है आप इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। इन दोनों अभी जैसे सुपर स्प्लेंडर भी है, रेडर भी है और एसपी भी है, इन तीनों के ऊपर अगर कंपैरिजन वीडियो आप चाहते हो, इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो, टेक्निकल प्रैक्टिकल, तो मैं इस चैनल पे बना के दे दूंगा। आप मुझे कमेंट करो, मैं जितनी ज़्यादा कमेंट्स रहेगी उतना ही जल्दी आपको ये वीडियो बना करके दे दूंगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपके भी कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है चैनल से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और वही अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अभी भी अगर आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।